हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाज़म शबीर और मेरा नाम है राना एजाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है रॉ वर्सेस आईएसआई फुल कंपैरिजन अनबाइस्ड। ठीक है, तो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये हम आपको वीडियो के बाद में बताएंगे ये बाइस्ड है कि नहीं। तो आइए हमारा रिएक्शन देख लीजिए। वर्तमान में लगभग हर देश के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये एजेंसीज दुनिया भर में से अलग अलग देशों और जगहों की इंफॉर्मेशन से जुड़े काम जैसे गैदरिंग्स, प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग को अंजाम देती है। ये एजेंसीज नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए अपने देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एजेंसीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री से भी जुड़ी होती है। दोस्तों, हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर रॉ की स्थापना की गई है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई है। तो अब एक कॉमन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों एजेंसीज में क्या फर्क है, कौन बेहतर है या किसका काम करने का तरीका कितना अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंपेयर करेंगे, यानी रॉ वर्सेस आईएसआई। हालांकि हर देश अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स को छुपा कर रखता है और बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को जानकारी के लिए दी जाती है। पर हम इन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाए अनुमान और डाटा रिकॉर्ड्स के दम पर इस कंपैरिजन को करेंगे। इस वीडियो में हम एम्प्लॉइज, एनुअल बजट, फाउंडेशन, ऑपरेशंस एंड मेथड्स जैसे सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, फॉर्मेशन। आईएसआई का फॉर्मेशन जनवरी 1, 1948 यानी आज से 73 ईयर्स पहले हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में मौजूद है। वहीं रॉ को आज से 52 ईयर्स पहले 21 सितंबर 1968 में फॉर्म किया गया था। रॉ का हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली, इंडिया में स्थित है। नंबर 3, हिस्ट्री। साल 1947 और 48 के बीच हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच के वॉर में पाकिस्तान को इंटेलिजेंस गैदरिंग्स, शेयरिंग्स और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें एक बेहतर इंटेलिजेंस एजेंसी की सख्त जरूरत है और इसीलिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को साल 1948 में बनाया गया। आईएसआई को संभालने का काम 3 मेन मिलिट्री सर्विसेज के ऑफिसर्स को मिला ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन में आसानी हो। इस एजेंसी के पीछे मेजर जनरल सर रॉबर्ट कॉथम और कर्नल शाहिद हामिद का दिमाग था। शुरुआत में आईएसआई के कलेक्शन ऑफ इंटरनल इंटेलिजेंस में कोई बड़ा रोल नहीं था, पर नावल कमांडर सैयद मोहम्मद एहसान ने इस एजेंसी को बेहतर बनाने का काम बखूबी किया, जहां इन्होंने इस एजेंसी को तराश कर कई तरीकों से बेहतर बनाया और इस एजेंसी का असल मकसद मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बन गया। वहीं रॉ के निर्माण से पहले ओवरसीज इंटेलिजेंस कलेक्शन की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के हाथों में थी, जिसे ब्रिटिश राज के द्वारा बनाया गया था। साल 1947 यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर संजीवी पिल्लाई को बनाया गया। इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय सुनाया कि उन्हें एक फुल फ्लेज सेकंड सिक्योरिटी सर्विस की जरूरत है। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्यूटी डायरेक्टर आर.एन. काउ ने नई एजेंसी के लिए ब्लूप्रिंट सबमिट की, जिसके बाद काउ को इंडिया की फर्स्ट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का चीफ बनाया गया। रॉ की शुरुआत $280,000 के बजट और 250 एम्प्लॉइज के साथ हुई थी। नंबर 4, एम्प्लॉइज। आईएसआई की कुल 10,000 के करीब ऑफिसर्स मौजूद हैं। हालांकि एक्यूरेट नंबर नहीं है, पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आईएसआई में इतने एजेंट्स मौजूद है। वहीं बात करें रॉ की, तो एस्टिमेट्स के अनुसार रॉ के पास 8,000 फील्ड एजेंट्स हैं जो दुनिया भर में फैले हैं। नंबर 5, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। सिविलियंस और आर्म फोर्स के मेंबर्स दोनों आईएसआई को ज्वाइन कर सकते हैं। सिविलियंस के रिक्रूटमेंट का जिम्मा फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी एफपीएससी के हाथों में है। एफपीएससी कई तरह के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है, जिसमें वो कैंडिडेट की नॉलेज पर रखती है। इसमें करंट अफेयर्स, इंग्लिश और एनालिटिकल एबिलिटीज पर जोर दिया जाता है। रिजल्ट के बेसिस पर एफपीएससी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है और इस लिस्ट को आईएसआई तक पहुंचाया जाता है, जो इनिशियल बैकग्राउंड चेक्स कंडक्ट करती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। इस इंटरव्यू को जॉइंट कमेटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एफपीएससी और आईएसआई के ऑफिशियल्स होते हैं। इस इंटरव्यू में सिलेक्टेड लोगों की एज 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए डिफेंस सर्विस इंटेलिजेंस एकेडमी यानी DSIA में भेजा जाता है, जिसके बाद इन ऑफिसर्स को डिफरेंट सेक्शंस में ओपन सोर्सेज इंफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफर किया जाता है, जहां वो 5 इयर्स सर्व करते हैं, जिसके बाद ये ऑफिसर्स आईएसआई की टीम का ऑफिशियल और इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं और इन्हें सेंसिटिव जॉब्स दी जाती है। आईएसआई की ट्रेनिंग में उन्हें सेल्फ डिफेंस, फाइटिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस मिशन करने की स्किल्स एंड सर्वाइवल हर चीज सिखाई जाती है। इनके काम करने का तरीका थोड़ा आक्रामक होता है।
वहीं रॉ ज्वाइन करने के लिए 12th या डिग्री कॉलेज के बाद कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन नहीं है, पर ऐसे कैंडिडेट्स को चुनता है जो यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं और आईएफएस, आईएएस और आईपीएस एक्सेट्रा बन चुके हैं। कैंडिडेट्स का रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से गुड एजुकेशन प्रोसेस करना जरूरी है और साथ ही रॉ में शामिल होने के लिए किसी एक फॉरेन लैंग्वेज पर बेहतरीन कमांड होना भी अनिवार्य है, जैसे चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश वगैरह वगैरह। इन फॉरेन लैंग्वेजेस में कम से कम एक लैंग्वेज पर बेहतरीन कमांड होना जरूरी है। इस बेसिक ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी FIB के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ कैंडिडेट्स को 1.5 ईयर से 2 ईयर्स की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ इन्हें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की स्किल्स सिखाई जाती है, जिसमें इन्हें हर जरूरी चीजों का ज्ञान दिया जाता है। कैसे मिशन करना है, तरीका क्या होता है और अगर पकड़े गए तो इंट्रोगेशन कैसे फेस करना है। इनकी बेहतरीन फील्ड ट्रेनिंग होती है। रॉ कैंडिडेट्स को सेल्फ डिफेंस से कई तरीके सिखाए जाते हैं और खासकर इन्हें क्रव मागा सिखाया जाता है, जो एक मिलिट्री सेल्फ डिफेंस और फाइटिंग सिस्टम है, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा भी प्रैक्टिस किया जाता है। फील्ड एंड आर्म ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजा जाता है। इंटेलिजेंस, शार्पनेस और सेल्फ डिफेंस एंड फाइटिंग टेक्निक्स के साथ एक रॉ ऑफिसर या एजेंट टेक्नोलॉजी की जबरदस्त समझ रखता है। रॉ के काम करने का तरीका सीक्रेट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होता है। नंबर 6, प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन। ISI ने कई जगह पर इंटेलिजेंस मिशंस को अंजाम दिया, जैसे अफगानिस्तान, बोस्निया, इंडिया, लिबिया, ईरान, इराक, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स भी। ISI अल-कायदा और तालिबान के मिशन में भी शामिल थी। वहीं रॉ ने साउथ अफ्रीका, सेनेगल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और कनाडा में भी कई मिशंस किए हैं। रॉ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी यूएस की मदद की थी और काफी ज्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। यूएस इंटेलिजेंस के अनुसार रॉ कई और एजेंसी से ज्यादा रिलायबल साथी है। नंबर 8, बजट। ISI का एनुअल बजट 300 से 600 मिलियन डॉलर्स के बीच एस्टिमेटेड है। वहीं रॉ का एनुअल बजट एक्सपर्ट्स के द्वारा 300 से 400 मिलियन डॉलर्स तक एस्टिमेटेड किया गया है। पर सच तो ये है कि इन दोनों एजेंसीज के एनुअल बजट क्लासिफाइड है, यानी पब्लिकली बताए नहीं गए हैं। इसीलिए ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। तो क्या लगा इस वीडियो के बाद? वीडियो के बाद यही है कि उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है। इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो नहीं है इसकी। हाँ, ये तो है, लेकिन बंदे को ये बंदा तुक्के ही लगा सकता है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, जैसे बजट वगैरह का है और उनकी ट्रेनिंग नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो इतना तो निकल ही आता है कि बजट जैसे उन्होंने बताया रिवील नहीं ना करते, लेकिन एक एस्टिमेट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो इनके मिशंस हैं, जितनी इनकी सर्विसेज है कि मतलब इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या इनके एजेंट्स कहाँ पे हैं, ये किसी को भी नहीं पता होता। तो मतलब हो सकता है आप ISI के या राव के एजेंट बैठे हुए। नहीं, मेरा CSS ही नहीं क्लियर है। तो वो मतलब एक ये चीज़ बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में कि मतलब वो कोई बैठा होगा ना, जैसे वो होते हैं कि किसी के वो कपड़े फटे होंगे, कोई चीज़ सामान रखी होगी और गर्मियों में अगर किसी ने कंबल लिया होगा रोड के साइड पे लेटा हुआ तो वो बेशक नशई हो, उसको देख के कहिए ये ISI का बंदा है ये, इन्हें तो ज़रा ध्यान ना। तो मतलब वो ऐसे र्यूमर्स ऐसे फैले हुए बातों के, मतलब इन्होंने मिशंस किए हैं, ठीक है, ऐसे मिशंस होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि हर बड़ी एक चीज़ जो कॉमन है कि हर यूनिवर्सिटी में, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेशली नाम लेते हैं कि वहाँ पे ISI के एजेंट्स लाजमी होते हैं। तो उसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ISI के एजेंट्स होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इतने होते होंगे जितना बड़ा चढ़ा के बातें इसकी आती हैं। लेकिन मोस्टली जिनका काम यही होता है कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इंफॉर्मेशन उनकी लेके आना कि दूसरी कंट्रीज़ में चल क्या रहा। तो मतलब प्रोपोगेंडा इनके थ्रू करवाया जाता है, एजेंट्स के थ्रू। जैसे पाकिस्तानी ISI और RA का जो सबसे ज़्यादा आपस में हुआ है ना, एक मतलब जहाँ पे वॉर चली है, वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, मतलब इसको थर्ड वॉर कहते हैं और इसका एक और नाम भी है, वो मेरे माइंड में नहीं है। तो वो अफ़गानिस्तान में इनकी हुई है कि मतलब दोनों इंटेलिजेंस का आपस में जो मुकाबला हुआ है ना,
वो अफ़गानिस्तान में हुआ, क्योंकि यूएसए जो थी वो रॉ पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी, लेकिन उनको जब नेटो की सप्लाई के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद आईएसआई का जो मेन स्टार्ट हुआ था उसका किरदार, तो उसके बाद इन्होंने आपस में किया था, कोलैबोरेशन की थी यूएसए और आईएसआई ने, वरना उसके पहले तो यही कहते थे कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो लेकिन यहाँ पे जब इंडिया में हुआ था, शुरू में इंडिया ने जब तक वो थे क्या नाम है उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में थे, सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी उसामा बिन लादेन के बारे में वो इंडिया ने रॉ ने प्रोवाइड की थी। और जो लास्ट उन पे अटैक्स हुए थे वो काबुल की पहाड़ियों के पास, वो सारे जो अटैक्स की जो इन्फॉर्मेशन थी और लोकेशंस तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्होंने रॉ की एजेंसी ने यूएसए को दी थी, जो फिर उन्होंने अटैक किया था वहाँ पे। वो तो अलग एक बात है कि वो पहाड़ी रास्तों के थ्रू वो कबायली इलाकों में एंटर हो गए थे। तो उसके बाद लेकिन जब पाकिस्तान में वो एंटर हुए हैं रिसेंटली, वो क्योंकि आप पता होगा 5-7 साल पहले रावलपिंडी से वो पाकिस्तान से पकड़े गए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आईएसआई के थ्रू उन्होंने किया, वहाँ पे आईएसआई ने हेल्प की थी यूएसए की। तो उसके अलावा एक इंसिडेंट जो पब्लिक होते हैं, वो एक इंसिडेंट हुआ था कि अमेरिकन आया था पाकिस्तान में जर्नलिस्ट 9/11 के बाद, 9/11 का जब इशू हुआ था ना उसके बाद, तो वो पाकिस्तान आया तो उन्होंने उमर सईद से मिलना था ना, एक ना दहशतगर्दी तंजीम के वो थे, तो उन पे था कि इसने जो है ना इसका हाथ है इसके पीछे। और उस जो शख्स था उसके ऊपर अमेरिकन $2.5 मिलियन का ना इनाम था कि जो रिवॉर्ड था कि जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो जो वो आया जर्नलिस्ट पाकिस्तान आया, उसको किसी बैक चैनल के थ्रू वो उसके पास तक गया, तो उसने क्या किया, उसने उस जो था ना जर्नलिस्ट उसको किडनैप कर लिया, किडनैप करके उसने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी कि हाँ ये हमारे पास है, अमेरिका से हमारे ये मुतालबा था कि जिनकी गोतनामा बे के नाम से मेरे ख्याल से इनका एक बड़ा मशहूर ज़माना जेल है, गलत भी हो सकता है इस बारे में, उसका नाम नहीं मुझे सही तरह याद। तो वहाँ पे टॉर्चर सेल है यूएसए का, तो वहाँ पे इनके कुछ दहशतगर्दी साथी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको छुड़वाना है। तो बाद में उस जर्नलिस्ट को कत्ल भी करके, मतलब उनकी जिस्म से सारे हिस्से अलग-अलग करके उसकी पूरी बाकायदा एक वीडियो बना के इन्होंने सोशल मीडिया पे डाली थी। तो बताने का मकसद ये है कि वो जब हुआ था इंसिडेंट, तो उसके बाद आईएसआई पहले एक्टिव हुई अमेरिका के साथ, जब वो पाकिस्तान से भाग के अफ़गानिस्तान पहुंच गए, वहाँ पे जाकर रहा, क्योंकि रहा के अफ़गानिस्तान में बहुत मजबूत नेटवर्क समझा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके रॉ ने हेल्प की, वो फिर अफ़गानिस्तान से भाग के पाकिस्तान में जब आए तो वो फिर पकड़े गए थे। तो जिस शख्स ने उनकी वो करवाई थी, मुखबरी करवाई थी आईएसआई के, तो अमेरिका ने उसको जो रिवॉर्ड था वो भी दिया, उसको नई नेशनैलिटी, नए नाम, यानी कि जो पाकिस्तान में उसका नाम था वो ख़त्म करके न्यू नेशनैलिटी के साथ उसको यूएसए में ले गए थे, कि मतलब वो शख्स कहाँ पे पता भी नहीं है, उसका नाम भी सारा बदल दिया, गायब कर दिया उसे, उसके गायब कर दिया। तो वो मतलब ये सारे रिवॉर्ड भी दिया था। बताने का मकसद ये है कि दोनों कंट्रीज़ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि अपनी कंट्री और अपने मतलब रिसोर्सेज के लिहाज से दोनों अपना बेस्ट वर्क कर रही हैं। और रॉ का अगर आप लिस्ट देखें ना टॉप एजेंसीज़ का, तो उसमें रॉ भी आती है और उसमें आईएसआई भी आती है, कि मतलब जहाँ तक हो सकता है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए कि आपके पास ऐसी एजेंसीज हों जो आपको किसी इशू का पहले से आपको मतलब सिग्नल दे दे कि ये इश्यूज होने वाले हैं। वरना इशू हो तो अब अमेरिका में इतनी बड़ी CIA होने के बावजूद 9/11 का अटैक हो गया, मतलब एयरपोर्ट जैसी एक सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी एरिया से, वहाँ से आपके दहशतगर्द गुजर भी गए, एरोप्लेन जो है वो हाईजैक भी हो गए। मतलब CIA के साथ अगर ये सब हो सकता है तो मेरे ख्याल से रॉ और ISI उससे थोड़ा सा पीछे हैं। तो मतलब ये ज़रूरी होता है किसी कंट्री के लिए। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से 9/11 के बाद जो दुनिया चेंज हुई है ना, उसमें जो है ये एजेंसीज़ ने अपना काफ़ी रोल दिया है कि हर ये स्पेसिफिकली नहीं कि रॉ या ISI या CIA या रशिया की या इसराइल की, सब ने मिलकर आपस में जो उनके ज्वाइंट प्रोग्राम्स चलते हैं, इंडिया और
इसराइल के जॉइंट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, उनका ट्रेनिंग में भी कुछ जॉइंट्स हाँ, हैं। बता रहे थे वो कोई ट्रेनिंग है वो हाँ। कराटे टाइप है शायद। चाइना की एजेंसी और पाकिस्तान की एजेंसी का भी आपस में हाँ। ट्रेनिंग का है, तो इससे फ़ायदा होता है दोनों कंट्रीज़ को, मतलब जिसके सीखने को साथ मिलता है कुछ सीखने नया। को मिलता है। तो इस तरह ये चीज़ सामने आती है, और एम्प्लॉयज़ कभी भी ये डिस्क्लोज़ नहीं करते। हाँ, ये है पाकिस्तान में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आईएसआई के लिए कि आप इंटरमीडिएट के बाद आप सीएसएस अटैम्प्ट कर सकते हो। तो उसकी एक एज डिफाइंड है 29, आप थ्री टाइम्स अटैम्प्ट किया, अब मेरे ख्याल से वो हो गया, ग्रेजुएशन के बाद हो गया। ग्रेजुएशन कर दिया। तो जैसे इंडिया में है ना कि आप किसी वेरीफाइड UPSC यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से उनका exam है। से ग्रेजुएट होने के बाद, हाँ। अब पाकिस्तान में वही है कि ग्रेजुएट होने के बाद या बीए आपने किया हो या किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, तो फिर उसके बाद सीएसएस के एग्ज़ाम्स है, CSS उसके का बाद exam। आगे वो फर्दर एक बड़ा लंबा प्रोसेस प्रोसेस है ये है। तो। एग्ज़ाम क्लियर करना मेरे ख्याल से इशू नहीं है, हाँ। इशू जो मेन है वो है जो इंटरव्यू जो होते हैं। जो इंटरव्यू होते हैं, हाँ। क्योंकि मैंने वीडियोस कुछ देखी हैं, मतलब जिसमें डेमो वीडियो जिसको कहते हैं, और उसके अलावा हमारे एक टीचर हैं वो भी सीएसएस के ना सीएसएस वालों को पढ़ाते हैं, तो वो जितना इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है वो इंटरव्यूज़ में भी बैठे हुए हैं, मतलब वो उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं कैंडिडेट्स के, तो वो जहाँ तक बताते हैं तो वो यही कहते हैं कि सीएसएस का पेपर तो कोई भी क्लियर कर सकता है, या इंटेलिजेंस का कोई भी पेपर है ना कोई भी क्लियर कर सकता है। असल मसला ही वो आता है कि जब इंटरव्यू इंटरव्यू आता के लिए है, जाते जब हैं। फेस टू फेस आपने बैठना और आपके सामने कंट्री की जो बेस्ट एजेंट्स हैं वो हाँ। बैठे हुए हैं, और उन्होंने आपकी एक छोटी से छोटी आपकी मूवमेंट को वो कैप्चर कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हर एक छोटी सी आपकी मूवमेंट का ना कोई मैसेज आपका कन्वे कर रही होती है हाँ। कि ये, फिर वो एक एक चीज़ को नोट डाउन करके फिर वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद एक आपका ट्रेनिंग का एक लंबा प्रोसेस है, 6 महीने का पाकिस्तान में मेरे ख्याल से, और इंडिया में 1.5 से 2 साल का, जैसे वीडियो में बताया हुआ था। उसके बाद 5 साल आगे जाके सर्व करना है, और उसके बाद जाके आपको आईएसआई का वो हाँ, और मेरे ख्याल से जितनी इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं हम पूरी नेशन के लिए, कि मतलब इतनी ट्रेनिंग और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद वो एक इस लेवल पे पहुंचते हैं कि समझ लें कि आपके 25 से 27 साल तो इसी में गुजर जाते इसी में गुजर हैं, गए। उसके बाद जाके आप कहीं मिशंस के लिए एलिजिबल होते हैं कि आप हाँ। आगे कर सकते हैं। तो बाकी रॉ का मैंने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा है, वो जो होते हैं ना मूवीज़ के अंदर कुछ Raw के बताया agents होता वगैरह जो है, होते हैं। एजेंट्स वगैरह, वो उससे भी काफ़ी देखने को मिला है। रॉ और आईएसआई मैं इसका कंपैरिजन नहीं समझ रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों की जो है ना आपस में एक कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी लेवल पे दोनों बेस्ट है। हाँ। तो ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे। आप बताएं अगर आपको पर्सनली कोई एजेंसी ज़्यादा अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।